दिखाई पड़ रहा है ना? जी सर, दिखाई दे रहा है। पीपीटी दिख रही? जी सर। ठीक। तो पिछली बार हम लोगों ने थोड़ा सा कल्चर और कल्चर टाइप्स ऑफ कल्चर वगैरह के बारे में थोड़ा सा बात की थी, और एक ब्रॉडली ओवरव्यू जैसा देखने की कोशिश की थी कि कल्चर में वो कौन कौन से उसके आयाम हैं जिनको हम कल्चर के एकदम फिजिकल सिंबल्स मान सकते हैं, जिनको हम देख करके कह सकें कि ये कल्चर है। ठीक है, थोड़ा सा उससे अब आगे बढ़ते हैं। एक शब्द है मल्टी कल्चरलिज्म। तो मल्टी कल्चरलिज्म को आप जानते हैं क्या होता है? जी सर। मल्टी कल्चरलिज्म जो है, मल्टी कल्चर समझ लीजिए। जी। तो मल्टी कल्चर जो है, वैसे वो वेस्ट का शब्द दिया हुआ गढ़ा हुआ एक जुमला है। कुछ वर्षों से, पिछले समझो कि 20 साल में इस शब्द की उत्पत्ति हुई है वेस्ट में, और हमारे यहाँ इसको कल्चरल डाइवर्सिटी कहते हैं। सांस्कृतिक बहुलवाद आप कह सकते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जी सर। जी जी। हमारे पास अलग अलग तरह की संस्कृतियां हैं, अलग अलग तरह के रीति रिवाज हैं, अलग अलग तरह के पहनावे, अलग अलग तरह की सब नेशनलिटीज भी कह सकते हैं आप उनको। अलग अलग किस्म की जातीयताएं हैं। जातीयता का मतलब जातिवाद नहीं है यहाँ। जातीयता का मतलब छोटी छोटी राष्ट्रीयता हैं, जिनको हम संस्कृति भी कह सकते हैं। तो अलग अलग दक्षिण भारत की अलग कल्चर है, वहां उसके अंदर से एक अलग राष्ट्रवाद है, जी। तमिल राष्ट्रवाद है। इसी तरह से उत्तर में कश्मीर, पंजाब, जी। पंजाबियत का अलग एक अलग उभार हुआ था बीच में। फिर नॉर्थ ईस्ट का एकदम अलग है मामला, बंगाल का अलग तरीके का है, और जो मध्य भारत है उसका अलग कल्चर है। तो ये सब जो है वो राष्ट्रीयताएं भी हैं, एक सब नेशनलिटीज हैं, और साथ ही साथ एक मिलजुल करके बृहद संस्कृति का भी निर्माण करती हैं। एक बड़े गुलदस्ते की तरह से हैं, जिसमें तरह तरह के फूल सजे हुए हैं। हमारे यहाँ इसको इस रूप में हम लोग देखते हैं। ये हमारे लिए एक तरह से हमारी पावर है, हमारी शक्ति है, ताकत है कि कैसे हम लोग इतने विविधताओं के बीच में रह करके भी एक आइडेंटिटी के तौर पर भारतीयता के तौर पर पहचाने जाते हैं। अब आप जाएंगे लंदन में, अमेरिका, यूरोप में, तो आपको वहां यूरोपियन, ये इंडियन रेस्टोरेंट मिलेंगे बहुत सारे। लंदन में, मतलब ब्रिटेन में, कुल मिलाकर के 20,000 इंडियन रेस्टोरेंट हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं, और उनमें काफी, मतलब वो चलते फिरते रेस्टोरेंट होते हैं। एक तरह से ब्रिटेन के हिसाब से देखें तो, भारत के हिसाब से देखें तो, एक तरह से ये जैसे हमारे यहाँ ढाबे होते हैं उसी तरह के हैं। हालांकि ये मतलब वहाँ एक रेस्टोरेंट की तरह से ही चलते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट उनको कहा जाता है। और आप यदि थोड़ा सा उसकी गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा कि इंडियन रेस्टोरेंट, हम लोग गए एक बार लंदन, तो इंडियन रेस्टोरेंट में हम खाना खाते थे। जहां भी गए इंडियन रेस्टोरेंट, जिस इलाके में भी गए तो वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट हमको मिल जाता था, और वहाँ खाना वाना खाते थे हम लोग। शाकाहारी, मांसाहारी, हर तरह का खाना वहाँ
मिलता था। तो हम लोग पूछते थे उनसे कि भाई तुम कहाँ के हो, क्या हो, तो वो बताते थे कि हम जो है वो हिंदुस्तान के नहीं हैं, जो खाना परोसने वाले हैं, खाना बनाने वाले लोग हैं, काउंटर पर लोगों से बात करते थे। हमारी सहज जिज्ञासा होती थी कि ये इंडियन रेस्टोरेंट है तो इंडियन लोग ही इसको चलाते होंगे। तो मालूम पड़ा कि वो बांग्लादेशी हैं, जो ज्यादातर मतलब 20,000 में से 15,000 रेस्टोरेंट के मालिक जो है वो बांग्लादेशी हैं, और वो भी एक या दो बांग्लादेशी हैं। और वो बांग्लादेशी भी सिलहट के हैं। सिलहट सिलहट का मतलब है बिल्कुल त्रिपुरा के बॉर्डर में जो चकमा आदिवासी जहाँ रहते हैं, क्या उस जगह का नाम है, सिलहट तो एक बहुत टिपिकल एरिया है। और वो पूरा का पूरा जो चटगांव चटगांव की जो पहाड़ियां हैं, जी सर। वहाँ वैसे तो बौद्ध लोग रहते हैं, जो थोड़ा सा हिंदू और बौद्ध टाइप के हैं, और कुछ मुस्लिम लोग भी हैं। तो वहाँ जो है चटगांव के एक इलाके में सिलहट नाम की जगह है, छोटी सी, और वहाँ के उसके मालिक हैं। एक मिनट है, एक मिनट। हेलो। प्रणाम प्रणाम। ठीक भाई, ठीक। तो वो जो है वहां पर काम करने वाले सारे लोग मुस्लिम थे, और उसका मालिक जो है वो सिलहट का रहने वाला एक मुसलमान था। और खाना भी कोई ऐसा नहीं कि सब वेजिटेरियन ही मिल रहा होगा। वहां पर आमतौर पर चिकन करी मिलती है, जो बहुत फेमस वहां पर है, हिंदुस्तानी चिकन करी वो मिलती है। और खाना बस बाकी रोटी और सब्जी दाल यहीं की तरह से मिलते हैं। तो वहाँ जो है वो इंडियन कल्चर के नाम पर इस तरह का चल रहा है, और इंडियन रेस्टोरेंट है वो। तो इस तरह से जो है अलग अलग छोटी छोटी सब नेशनलिटीज के बावजूद, उसने बांग्लादेशी रेस्टोरेंट नहीं लिखा वहां पर, या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी नहीं लिखते हैं। पाकिस्तान के भी मालिक होंगे तो भी वो इंडियन रेस्टोरेंट ही अपनी दुकान का नाम लिखते हैं। तो इससे ही पता चलता है कि अलग अलग सब नेशनलिटीज होने के बावजूद हमारी एक सामूहिक संस्कृति है, जिसको हम इंडियन या भारतीय संस्कृति कहते हैं। तो हमारे यहाँ जो है हजारों वर्षों से कम मतलब हमारे यहाँ एक तो बाहर से लोग लगातार आते रहे। लगातार हम ये पढ़ते आ रहे हैं इतिहास की किताबों में कि इस्लाम तो अब आया, चलो 1,000 साल से, और उससे पहले भी लोग आते जाते रहे। उससे पहले भी हमारे यहाँ कुषाण भी बाहर से आए, तो कुषाणों ने अपनी तरह की अलग संस्कृति यहाँ इंट्रोड्यूस की। और यदि आर्य इन्वेजन थ्योरी को हम मान लें, जो कि अभी तक हमको इतिहास में पढ़ाई जाती रही है, हालांकि अब उसके मतलब उसके खंडन आ चुके हैं, और ये माना जाता है कि आर्यों के आक्रमण की जो थ्योरी है वो सही नहीं है, और आर्य वार्य कहीं बाहर से नहीं आए थे, वो यहीं के रहने वाले थे। तो भी बहुत सारे लोग जो है बाहर से जो आए, हूण हैं, कुषाण हैं, खस हैं, इस तरह से, तो वो सब लोग जो है वो अपनी संस्कृतियों को यहाँ लेकर के आए, और फिर उसके बाद यहाँ रच बस गए। तो हमारे यहाँ मतलब बड़ी देर से, मतलब कम से कम 2-3 हजार साल से तो हम ये देख ही रहे हैं कि
अलग अलग तरह के धर्मों संस्कृतियों का एक संगम होता रहा है और हम लोग मिलजुल करके रहने के आदी हैं। बात अलग है कि बीच बीच में दंगे फसाद भी होते हैं, आपस में झगड़े भी होते हैं बहुत सारे, मगर इसके बावजूद हम जो है वो यहाँ रहते रहे हैं हजारों सालों से, अलग अलग तरह की पहचान के बावजूद। मतलब एक तमिल आपकी आइडेंटिटी है, एक राजस्थानी मेवाड़ की आइडेंटिटी है, एक जो है वो मध्य भारत की आइडेंटिटी है, या उत्तर की अलग है, पूर्वोत्तर की अलग है। इसके बावजूद जो है वो एक सामूहिक संस्कृति के हम की विरासत जो है हम सबको मिली हुई है। लेकिन वेस्ट में क्या था कि वेस्ट में आम तौर पर जो वेस्टर्न कल्चर है वो ईसाई धर्म और थोड़ा सा यहूदी मिला करके इन्हीं दो धर्मों के आसपास रही है, और एक ही तरह के लोग वहां रहे हैं। बहुत ज्यादा बाहर से लोग वहां नहीं गए, इसलिए कि वहां की जलवायु एकदम अलग थी और बड़ी दुर्गम सी थी, बहुत ठंडी ठंड का मौसम वहां रहता था। तो बाहर से लोग वहां जाने की बजाय वहां से लोग बाहर आए। ये बहुत हुआ है, वेस्ट से लोगों ने पलायन किया है ईस्ट की तरफ, क्योंकि हमारे देश का या हमारे आसपास के देशों का जो हम देखते हैं यहाँ पर्यावरण ज्यादा बेहतर है और जलवायु जो है वो अनुकूल है मनुष्य के लिए। ज्यादा यहाँ फर्टिलिटी है, ज्यादा उपजाऊ धरती है, और लोग भी सक्रिय रहते हैं। कल्चरली हम लोग बहुत रिच हैं, हमारे यहाँ मौसम अलग अलग तरह के हैं बहुत सारे। तो ऐसे में हम लोग ज्यादा जो है वो बहुलतावादी रहे। जैसे हमारे यहाँ लोग भी अलग तरह तरह के लोग रहते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ जो पर्यावरण है, जो जलवायु है, जो रहन सहन है, वो सब भी विविधतापूर्ण रही है। तो इसलिए जो है यहाँ की तरफ जो है वो आकर्षण जो है दुनिया भर का ज्यादा रहा है। तो न बहुत गर्म है और न ही बहुत ठंडा है। तो पश्चिम में जो है वो आमतौर पर एक ही तरह की सोसाइटी रही है, और जब जब भी जो जो रहा है वहाँ एक ही तरह के लोग रहे हैं, बहुत ज्यादा वहाँ मिक्सिंग नहीं हुई है। तो ऐसे में वहाँ क्या हुआ कि सन 2000 के आसपास से, या उससे भी थोड़ा पहले से समझ लीजिए 90 के आसपास से बाहरी लोगों का आना शुरू हुआ। एक तो ये हुआ कि जब जहां जहां उनके उपनिवेश थे, जहां जहां उनका साम्राज्यवाद था, केवल ब्रिटेन का ही मामला नहीं, फ्रेंच और जर्मन और डच लोग भी लगातार बाहर रहे, तो उन सब इटालियन लोग, उनका भी जो है जैसे जैसे साम्राज्य खत्म हुआ वैसे वैसे लोग अपने अपने घरों की तरफ गए। ब्रिटिश लोग ब्रिटेन गए, डच लोग हॉलैंड और उस तरफ गए, जर्मन लोग उधर गए, और इसी तरह से पुर्तगीज लोग जो है, पुर्तगाली लोग अपने पुर्तगाल गए, स्पेनिश लोग स्पेन में गए, या और जो उन्नत पश्चिम के देश थे उनमें गए। तो एक तो वो तो खैर चलो ठीक है, वो तो उनके हिसाब से ठीक ही था, लेकिन साथ ही साथ उनके साथ के जो लोग हैं, जैसे हिंदुस्तानी लोग बहुत बड़ी संख्या में यूरोप गए, ऐसे ही जो है वो अफ्रीकी लोग बहुत सारे गए, मुस्लिम लोग जो है बहुत सारे गए वहाँ, और तमाम जहाँ जहाँ भी वो लोग थे, जैसे ही वहाँ दक्षिण अमेरिका में डच गुयाना, फ्रेंच गुयाना, इस तरह के अलग अलग छोटे छोटे जो देश हैं, वहाँ वो भी उपनिवेशी थे उनके। तो वहां से वो लोग भी उनके साथ साथ जो है वो नौकर चाकर भी अपने मालिकों के साथ गए। तो यूरोप में भी एक बाहरी संस्कृतियों का आगमन हुआ उसके बाद, और जो लोग पहले नौकर चाकर थे और नेक्स्ट जनरेशन में आकर के उनके बच्चे थोड़ा एफ्लुएंट होने लगे, खाते पीते माँ बाप की संतानें बनने लग गए, और पहले वो शहर के कोने में, आउटस्कर्ट्स में हल्की फुल्की झोपड़पट्टी टाइप बस्तियों में रहते थे, फिर बाद में आकर के वो शहर के मुख्य जो बाजार है, मुख्य
बस्तियां हैं वहां पर रहने लग गए। और डेमोक्रेसी होने के कारण जो है वो यूरोप के लोग उनको मना भी नहीं कर पाए। और बड़ी संख्या में सूडान, लीबिया और इस तरफ से जो है बड़ी संख्या में लोग आए। वो कौन सा देश है जहां इदी अमीन थे, बहुत बड़ी संख्या में वहां से लोग यूरोप की तरफ गए। तो जब वहां गए तो, और मुस्लिम लोग गए, हिंदू लोग तो खैर गए ही थोड़ा बहुत, लेकिन मुस्लिम लोग बड़ी संख्या में वहां गए। तो शुरू शुरू में तो बहुत कम थे। जब 1970 के आसपास के दशक में बड़ी संख्या में लोग वहां आए, खास करके इदी अमीन के इलाके में। इदी अमीन बहुत ही खूंखार आदमी था और उसने बहुत बुरी तरह से ब्रुटैलिटी के साथ जो है बाहरी लोगों को भगा दिया था अपने देश से। तो वो लोग जब यूरोप पहुंचे तो उनका एक साथ जो है इन्फ्लक्स वहां बड़ा मुश्किल सा हो गया और सहन करना यूरोप के लिए मुश्किल हो गया। तो शुरू शुरू में तो मानवीय आधार पर उन्होंने रहने दिया और उन्हें लगा कि चलो इस दुर्गम इलाके में बर्फीली हवाओं के बीच कोई लोग रहने के लिए आ गए हैं, और उनको उन्होंने जगह दे दी। लेकिन धीरे धीरे वे लोग अपना भी हिस्सा मांगने लगे और फिर उसके बाद उनका धीरे धीरे दबदबा होने लगा और शादी ब्याह भी करने लग गए गोरी लड़कियों से। तो इससे जो है यूरोप में भी एक तरह से खतरा पैदा हुआ। और मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब ये होता है कि जहां अलग अलग तरह की संस्कृतियों के लोग रहते हैं और वो लोग जो है वहां की डोमिनेंट पॉलिटिकल कल्चर, यानी एक मुख्य राजनीतिक संस्कृति होती है किसी भी देश की, और उस राजनीतिक संस्कृति के साथ साथ अपना जो है सह अस्तित्व वो मांगते हैं। जो छोटी संस्कृतियां हैं, छोटे ग्रुप्स जो लोगों के रहते हैं, वो सब अपना हिस्सा जब मुख्य धारा की राजनीति में, मुख्य धारा की राजनीतिक संस्कृति में अपना हिस्सा मांगते हैं, तो जो है थोड़ा सा लगता है बड़े समूह को कि ये शायद हमको सीधे सीधे चैलेंज कर रहे हैं। जैसे पूरे यूरोप में आज की समस्या ये है कि इस्लामी आतंकवाद और इस्लामी जो बढ़त है लोगों की, उससे लोग घबराए हुए हैं, बुरी तरह से घबराए हुए हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह से हो। उनकी जो सॉवरेंटी है, उनका जो अपर हैंड अभी तक समाज के ऊपर था, उसमें जो है किसी और की भी से हो जाए, किसी और की सेंध लगे, ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो इसीलिए जो है मल्टीकल्चरलिज्म वाला ये शब्द आया और कोशिश की गई कि बाकी संस्कृतियों को भी थोड़ी थोड़ी जगह जो है उनको पहचान दीजिए कम से कम, और ऐसा न हो कि वो बिल्कुल दबे हुए महसूस करें और फिर वो बगावत पर उतारू हो जाए। तो ये बेसिकली मल्टीकल्चरलिज्म जो है, मल्टीकल्चर बहुलवाद, बहुसंस्कृतिवाद जो है इसका मतलब है। और यूरोप में, अमेरिका में आज की तारीख में ये बहुत चल रहा है। अमेरिका में तो फिर भी कम, क्योंकि अमेरिका में जो काले लोग हैं, जो निग्रो लोग हैं, अफ्रीकी लोग, मूल के लोग जो हैं, वो काफी पहले से एग्रेसिव तरीके से उन्होंने अपना सत्ता में हिस्सा मांगा, मार्टिन लूथर किंग के जमाने से। तो लेकिन यूरोप में ऐसा कुछ बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था। यहाँ यहूदी जरूर थे, यहूदियों को भी जर्मनी ने मार भगाया, और बाकी कुल मिलाकर के ईसाई धर्म का राज रहा। और ईसाई धर्म जो यूरोप के जो लोग जगह जगह गए, एडवेंचर करने वाले साहसी लोग, जिसने जैसे कोलंबस अमेरिका की तरफ गए, या फिर वास्को डिगामा आए, या और तमाम जितने भी खोजी लोग हैं, जो भी लोग यात्रा करते थे और बाहर जा करके अपना व्यापार करते थे, उन सब का मकसद जो है व्यापार के साथ ही साथ अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी था। तो अभी तक ये होता रहा है कि यूरोप में किसी धर्म का आक्रमण होने के बजाय यूरोप के लोग बहुत चालाकी से दूसरे देशों में जाकर के अपने धर्म का प्रचार करते रहे। तो यदि आप किताब एक पिछले दिनों आई थी, वर्ल्ड इज फ्लैट, ये टॉमस
अल्फ्राइड क्या है उनका नाम, ऐसी कुछ है मेरे पास, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। हिंदी में उसका जो है दुनिया गोल नहीं, अब दुनिया गोल नहीं, इस शीर्षक से हिंदी में अनुवाद हुआ है। तो उसकी भूमिका में जो है, उस किताब की भूमिका में उन्होंने क्रिस्टोफर कोलंबस का बयान दिया है, जो भारत आना चाहते थे 1492 में, लेकिन भारत आने के बजाय वो अमेरिका पहुंच गए। तो उन्होंने ये कहा है कि मैं अपने धर्म के प्रचार के लिए खोज में निकला हूं, ताकि जिन इलाकों में मैं जाऊं वहां मेरे धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। तो धर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, और संस्कृति का प्रचार प्रसार, अपने धर्म, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार उनका मुख्य ध्येय रहा है। तो अब जो है पहली बार उनमें एक खतरा दिखाई दे रहा। आप देखते होंगे कि फ्रांस में किस तरह से बुर्का हिजाब वाले मुद्दे को कितना सारी दुनिया में उसको फैला दिया है, और किस तरह से बैन लगा दिया सर उन्होंने, तो बैन लगा दिया उन्होंने। मतलब इस मुद्दा जो है किस तरह से सारी दुनिया में चर्चा में आया, और फ्रांस ने उस पर बैन लगा दिया। तो फ्रांस में दंगे भी बहुत हुए हैं, इस्लामी दंगे भी कुछ साल से लगातार चल रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो पहली बार यूरोप को एक तरह से टकराव का सामना करना पड़ रहा है। और एक किताब आई थी कुछ साल पहले सैमुअल हंटिंगटन की। सैमुअल हंटिंगटन जो है, आप उस किताब के बारे में आप नेट में गूगल करेंगे तो आप सैमुअल हंटिंगटन करके खोजें तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस 1995 में ये किताब जो है एक निबंध के रूप में अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है, उस मैगजीन में ये आर्टिकल छपा, एक निबंध के शक्ल में 10-12 पेज का। और फिर उसके बाद उन्होंने आगे चल करके 5-7 साल के बाद उसको बढ़ा करके एक किताब का रूप दिया। तो किताब जो है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस के नाम से जानी जाती है। अब तो खैर हंटिंगटन साहब भी नहीं रहे, लेकिन उनका यही कहना है कि अभी तक जो है जो एक डोमिनेंट सभ्यता थी दुनिया में, यानी कि क्रिश्चियनिटी की जो सभ्यता थी, वेस्ट की जो सभ्यता थी, वो डोमिनेट कर रही थी सारी दुनिया के ऊपर। अब जो है जो दूसरी एक तरह से दबी हुई सभ्यताएं हैं, वो भी सर उठाएंगी, और फिर उसके बाद जो है वो एक क्लैश जो है डोमिनेंट सिविलाइजेशन के साथ उन सभ्यताओं का होगा। हिंदुस्तान की जो सभ्यता है वो तो खैर मरी नहीं, वो तो धीरे धीरे वो हजारों साल से चलती आ रही है। वो तो उस तरह से उसका दमन कोई कर नहीं पाया। लेकिन जो इस्लाम है, वो इस्लाम की जो सभ्यता है, वो एक तरह से नौकर चाकरों पूरा का पूरा अफ्रीका जो है वो दमित लोगों की तरह से रखा गया, और वो सब लोग जो है अब धीरे धीरे अपने आप अपना हिस्सा मांग रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि आने वाले समय में ये टकराहट होनी स्वाभाविक है। तो ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का भी मामला जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भी मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो उसको बढ़ावा दे रहे हैं। कम से कम सिद्धांत के तौर पर यूरोप के लोग इसको एक अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो पहना नहीं पा रहे हैं पूरी तरह से, उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, पर ये सिद्धांत के रूप में अब ये उभर के आ रहा है मल्टीकल्चरलिज्म। अब जो है हम देखें कि भारतीय संस्कृति क्या है। तो भारतीय संस्कृति से क्या आशय है आप लोग का? भारतीय संस्कृति तो सर शुरू से ही विविधता से भरी रही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या इसको कह सकते हैं हम लोग, भारतीय संस्कृति क्या है? हमारी तो सर वही है, अनेकता में एकता। हाँ ठीक, अनेकता में एकता। और उसके क्या लक्षण, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? तो जितने भी हम लोग के ट्रेडिशन है, हम लोग के कस्टम बिलीफ, ये सारे जो हैं अलग अलग है। मतलब सर ऐसे बोला जाता है कि
भारत में हर 10 कदम पे आपकी संस्कृति मतलब कल्चर चेंज होता है। ठीक। तो ये जितने हम लोग की एथिकल वैल्यूज है, ये सारी चीजें सर हमारे उसमें आती हैं भारतीय संस्कृति में। तो क्या है, जैसे वैल्यूज क्या है हमारी? सर बेसिकली जो हम लोग के क्या तो वैल्यूज मतलब जो हम लोग ने इम्बाइब है, जैसे टू रिस्पेक्ट और मतलब आदर करना बड़ों का, और लाइक वुमेन को बहुत ही मतलब पायस माना गया है अपने कल्चर में। और यही सब सर जो भगवान को भी हम लोग जो दर्जा देते हैं, ये सारी चीजें सर कॉन्स्टिट्यूट करती हैं हम लोग की। वजह से हर एक आर्ट फॉर्म भी अलग अलग कुछ मीनिंग देती है सर। हम लोग का नाट्य शास्त्र भी बहुत वाइड है, तो उसमें सर पेंटिंग वगैरह इन सब, तो ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है उसमें। ठीक। तो एक तो मुख्य गुण जो है वो ये है कि जो है हम लोग जो है बहुत ज्यादा आत्म त्याग और आत्म बलिदान इसको ज्यादा महत्व देते हैं। बलिदान का भाव जो है उसमें हमारे यहाँ ज्यादा है, त्याग और बलिदान ज्यादा है। हम बल्कि ज्यादा सोशलिस्टिक हैं, समाज का ज्यादा ध्यान रखते हैं। अब नहीं है, लेकिन मूल हमारा जो चिंतन है, हमारी जो प्रकृति है भारतीय समाज की, उसमें सामाजिकता जो है वो ज्यादा है। तो जैसे उदाहरण के लिए ये है कि हमारे यहाँ जो पिछड़े हुए हैं, जो कमजोर तबके हैं, आज की तारीख में वो भले ही मतलब विकृत हो चुके हैं, लेकिन पहले ये था कि जो परिवार का सबसे कमजोर व्यक्ति है उसको सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। और परिवार को साथ लेकर के, संयुक्त परिवार प्रथा भी है, तो उसको साथ लेकर के चलने वाला चलन हमारे यहाँ था। हमारे यहाँ जैसे एक हमारे विद्यानिवास जी जो हमारे संपादक थे नवभारत टाइम्स के, पंडित विद्यानिवास मिश्र, तो वो उन्होंने एक बार समझाया कि जैसे गिनती करने का चलन है हमारे यहाँ, गिनतियां अंगुलियों में करते हैं ना हम लोग, 1 2 3 4 5 ऐसे करते हैं ना हम लोग। लेकिन उन्हें बताया कि जर्मनी वाले ऐसे नहीं करते हैं, वो 1 2 3 4 5 ऐसे करते हैं। पहले अंगूठे को लेते हैं, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 ऐसे करते हैं। उल्टा उनके यहाँ है, यानी जो सबसे शक्तिशाली है उसका महत्व सबसे ज्यादा है, और हमारे यहाँ जो सबसे कमजोर है उसका महत्व सबसे ज्यादा है। तो ये एक सांस्कृतिक जो है वो उन्होंने बताया कि किस तरह से भिन्नता है हमारे और वेस्ट में, इससे पता चलता है। तो ये तो खैर एक मामूली बात है, लेकिन हमारे यहाँ अध्यात्म है, हमारे यहाँ धर्म है, हमारे यहाँ सामाजिकता है, हमारे यहाँ परिवार है, और हमारे यहाँ एक तरह से सामूहिकता का भाव ज्यादा है। हालांकि हम ये नहीं कहते कि हमारे यहाँ समाजवाद है। समाजवाद तो अब पिछले 100 साल से आया, उससे पहले तो समाजवाद जैसी कोई बात नहीं थी। और वेस्ट जो है हमसे काफी पिछड़ा हुआ था, कई मामलों में हमसे बहुत पीछे था, और हम लोग जो है कई मामलों में उनसे बहुत आगे थे। जैसे हमारे यहाँ तत्व ज्ञान है, फिलोसॉफी है, तो हमारे यहाँ की जो उच्च शिक्षा थी वो टोटल तत्व ज्ञान पर आधारित थी। अब आप उपनिषदों की कहानियां देखिए, हमारे यहाँ वेद उपनिषद वगैरह पुराण वगैरह पढ़िए, तो उसमें कितनी कितनी गूढ़ बातें, और वो हजारों सालों से अब तक चली आ रही है, वो पुरानी नहीं पड़ती है। तो तत्व ज्ञान जो है वो जो उच्च शिक्षा पढ़ता था आदमी ग्रेजुएशन तक, यानी 15वीं क्लास तक, 15 साल तक तो एक व्यावहारिक शिक्षा थी। 15वीं के बाद जो है 15 साल के बाद वो 4 साल का तत्व ज्ञान की शिक्षा होती थी हायर एजुकेशन में। और उसमें ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, जीवन क्या है, और मनुष्य का क्या ध्येय होना चाहिए, इस तरह की बातें ही वो पढ़ाई जाती थी। तो जो समाज की दिशा जो है उसको, या समाज के मूल्यों का निर्माण करने वाले लोग होते थे। तो इस तरह से हमारे यहाँ ज्यादा रहा है, और हमारे यहाँ आदर्शवाद भी बहुत ज्यादा रहा है।
लेकिन पश्चिम में जो है वो फ्लैट रहा है। जिस किताब का मैं उल्लेख कर रहा था अभी, वर्ल्ड इज फ्लैट, तो पश्चिमी जो सोचने का जो तरीका है, चिंतन का जो तरीका है, वो फ्लैट रहा है। मतलब एकदम जैसे एक जगह से चलती है नदी और बिल्कुल मैदान में है, गंगा यमुना के मैदान की तरह से वो चलती जाती है, चलती जाती है। लेकिन जो भारतीय चिंतन है वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, जो सोचने का तरीका है हमारा, वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने का है। इसका मतलब ये है कि हम जो भी मोटे तौर पर जो घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं को सबको देखते तो हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी एक तरह से स्क्रीनिंग चलती रहती है, छटनी होती रहती है, और फिर उसमें से बहुत जो सूक्ष्म बात है, जो महत्व की बात है, वो चल करके आगे जाती है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाने के लिए, जब क्या है कि संस्कृति क्या है, एक जनरेशन की जो क्रिएटिविटी है, जो क्रिएटिव ताकत है एक जनरेशन की, वो क्रिएटिव ताकत नेक्स्ट जनरेशन को हम देते हैं। और पत्रकारिता भी यही काम करती है। पत्रकारिता क्या करते हैं हम लोग? घटनाओं को, अपने समय के घटनाओं को रिकॉर्ड करते हैं। इतिहास भी यही करता है, अपने समय की घटनाओं को रिकॉर्ड करता है। साहित्य भी यही काम करता है, अपने समय की घटनाओं के आधार पर जो है वो साहित्य की शैली में आवाज देता है। तो ये तीनों चीजों में क्या अंतर है देखा जाए तो, एक तो साहित्य है जो शाश्वत मूल्यों को लेकर के अपने समय की घटनाओं, घटी हुई घटनाओं के आधार पर शाश्वत जो मूल्य उनमें से जन्म लेते हैं, उन मूल्यों को लेकर के कविता या कहानी लिखते हैं और फिर उसको नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने का काम करते हैं। क्योंकि हर चीज जो है नेक्स्ट जनरेशन तक नहीं पहुंचती है। समाज अपने आप में फिल्टर करते ही रहता है। बहुत सारा साहित्य रचा जाता है, हजारों कहानियां लिखी गई हों, लाखों कविताएं लिखी गई होंगी, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन 50 साल के बाद ही जो है बहुत सारा छटनी होके पीछे चला जाता है और कुछ ही जो है वो बचता है। अब आप सोचिए कि मध्यकाल में जो कबीर, मीरा, सूर, तुलसी या और दो चार इस तरह के, रहीम या इस तरह के हमारे कवि हुए, तो केवल इतने ही थोड़े हुए होंगे, और बहुत सारे हुए होंगे। जमाने में भी क्रिएटिव तो थे ही लोग, तो हजारों और लोग भी हुए होंगे। लेकिन आज जो है समाज की छलनी में छनते छनते, फिल्टर होते होते, वो आज हमारे पास केवल 4 या 5 ही नाम बचते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में ये और भी कम हो जाए। केवल रामायण की कथा ही पिछले 4000 साल से चली आ रही है। बाकी कथाएं बहुत सारी और भी रही होंगी, लेकिन हमारे तक जो पहुंची है वो रामायण की ही कहानी पहुंची है या महाभारत की कहानी पहुंची है। तो इस तरह से जो है समाज के फिल्टर के साथ फिल्टर होते होते नेक्स्ट जनरेशन में वही पहुंचती है चीजें जो कि बहुत ही श्रेष्ठ होती हैं। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना या सूक्ष्म को पकड़ करके नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना, ये भारतीय शैली है, भारतीय स्टाइल ऑफ थिंकिंग है। एक तरह से थॉट प्रोसेस जो है हमारा इसी तरह से चलता है। इसलिए हमारे यहाँ जो है वो इतिहास लेखन की परंपरा नहीं है। इतिहास लेखन का मतलब घटनाओं को यथातथ्य जो है रिकॉर्ड करना। जो हमारे समय में जो घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं को यथातथ्य, जैसी घटनाएं घटती हैं उसी रूप में उनको रिकॉर्ड करते हुए चलना, ये इतिहास कहलाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा इतिहास, रिकॉर्डेड इतिहास नहीं मिलता है। हमारे यहाँ कहानी की शैली में है, ऋचाओं की शैली में है, श्लोक जो है आदर्श जो सुभाषित श्लोक होते हैं उसके रूप में हमको मिलती हैं चीजें। हमारे यहाँ ये नहीं मिलता है कि राजा के इतने बच्चे थे, ये थे, वो थे, मतलब एग्जैक्टली इतिहास की शैली में नहीं मिलता है, और कहानियों के शैली में मिलता है। तो इसलिए जो है
हमारे यहाँ जो इतिहास है वो भी हमको वेस्ट के लोग कहते हैं इनका कोई इतिहास ही नहीं है, इनके पास तो केवल मिथक हैं, केवल कपोल कल्पित जो है वो कहानियां हैं। रामायण महाभारत होंगे लेकिन कौन जानता है कि वो सच थे कि नहीं। ये वो कहते हैं कि इनके पास तो वास्तव में इतिहास नहीं है, जबकि ऐसा हो नहीं सकता है। जब हमारे पास ये सिद्ध है कि भाई ये रामायण महाभारत जो है 4000-5000 साल पुराने हैं, तो किसी न किसी बेस पर, किसी न किसी यथार्थ लिखे गए होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि वो एकदम ही, कल्पना भी कहाँ तक जाएगी। तो उसमें तो एक के बाद एक जो है जो रिश्ते नाते हैं वो सब ज्यों के त्यों हैं। स्थानों के वर्णन भी बिल्कुल कई हैं। तो इस तरह से जो हमारे यहाँ का जो इतिहास है वो ऋचाओं में, पुराणों में, वेद में, उपनिषदों में और कथाओं में, कथा सरित सागर है, पंचतंत्र है, इस तरह की जो रचनाएं हैं उनमें बिखरा पड़ा है। तो ये एक तो हो गया जो इतिहास है जो हमारे पास, हम कहते हैं कि हमारे पास कोई इतिहास नहीं है जिस रूप में लेकिन हमारे पास साहित्य के रूप में पर्याप्त ऐसी सामग्री है जिससे पता चला है कि हमारा अतीत क्या था। तो ये एक भारतीय संस्कृति है कि हम स्थूल से सूक्ष्म को जाते हैं। वेस्ट के लोग क्या है कि स्थूल ही स्थूल उनके यहाँ है, फ्लैट चलते हैं। एक जगह से नदी निकलती है और वो सीधे मैदान में आकर के बराबर जो है वो चलती रहती है। वहाँ कोई स्थूल नहीं, कोई सूक्ष्म नहीं। घटनाएं जैसे घटती हैं उनको ज्यों का त्यों नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचा दिया जाता है। उनके यहाँ इतिहास जो है यथातथ्य लिखने की परंपरा है, इसलिए उनके यहाँ यात्रा वृतांत हैं जो ज्यों के त्यों जो जैसा देखते हैं समाज में या देश में उसी तरह से उसका वो वर्णन कर देते हैं। रिपोर्टिंग ज्यादा वो मतलब यथार्थ रिपोर्टिंग जो है वो ज्यादा करते हैं। हमारे यहाँ जो है हम लोग आदर्श के साथ हम ये आज का जो ज्ञान है, आज का जो वर्णन है, आज का जो डिस्क्रिप्शन है आज के समय का, इस डिस्क्रिप्शन में से जो सार निकलता है, जो मोरल निकलता है, सार को गही रहे थोथा देई उड़ाई, ये कबीरदास जी कहते हैं कि उतना ही अपने पास रखिए जो मतलब की बात हो, जिससे कि किसी को फायदा हो सके। तो उसको नेक्स्ट जनरेशन को देते हैं और बाकी चीजों को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन पश्चिम के लोग छोड़ते नहीं है और इसलिए वो लोग जो है ज्यादा सपाट तरीके से आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो ये उनकी एक खूबी है और ये विशेषता भी है। और क्योंकि आज की जो पत्रकारिता है, जो हमको विरासत में जो जर्नलिज्म मिली है वो वेस्ट से ही मिली है और वो फ्लैट चलने की उसकी परंपरा है। हिंदी की जो पत्रकारिता है उसमें हम ये देखते हैं कि उसमें पूरी तरह से अंग्रेजी की पत्रकारिता की नकल नहीं है। अंग्रेजी की पत्रकारिता ज्यादा यथातथ्य चलती है, यथार्थपरक चलती है, ज्यादा ऑब्जेक्टिव और फैक्ट बेस्ड चलती है। और हिंदी की जो पत्रकारिता है वो उसमें आज भी जो है काफी हद तक आदर्शवाद चलता है। कुछ साल पहले तक ये और ज्यादा था। हिंदी का जो लेख है, हिंदी के अखबार में जो छपने वाला लेख है, उसमें बहुत ज्यादा आंकड़ेबाजी आप कर देंगे तो बोर हो जाता है। इसलिए कुछ न कुछ अपने विचार उसमें जरूर देने पड़ते हैं। तो ये अंतर है। इसलिए वो अंतर जो है, जो समाज में है, जो विचारों में है, जो हजारों साल से हमारे डीएनए में मिला हुआ है, वो अंतर हमें आज की हमारी डे टू डे की जो पत्रकारिता है उसमें भी दिखाई पड़ता है। तो ये तो बेसिकली जो एक मोटे तौर पर अंतर जो था वो मैंने आपको बताया। और स्लाइड नहीं शो हो रही। हाँ सर अब सर दिख रही है, स्लाइड शो नहीं हो रही थी सर। अच्छा, अब दिख रही सर? सर हो रही है दिख रही। हाँ सर अब दिख रही। तो हमारे यहाँ की जो कल्चर है वो
के तौर पर मैंने बताया कि आपको अध्यात्म पर आधारित है, त्याग पर आधारित है, आदर्शवाद ज्यादा इसमें है। खास करके जैसे एक मैं अपना मतलब उदाहरण बताता हूँ आपको। मैं कलकत्ते में था 1985-86 में। तो 86-87 में जर्मनी के बहुत बड़े साहित्यकार थे गुंथर ग्रास। गुंथर ग्रास जो है वो उन दिनों जर्मनी एक नहीं था, अलग अलग व्यक्ति थे। वो वेस्ट जर्मनी के थे और मूलतः वो वैसे वो कम्युनिस्ट थे। तो वो जो है वहाँ आकर के रहते 3 महीने कलकत्ता में, और कलकत्ते का भारतीय संस्कृति का बड़ा गहराई से वो अध्ययन करते थे। गलियों में जाते थे, झोपड़पट्टियों में जाते थे, हाथ रिक्शा के ऊपर जो उन दिनों चलता था, हाथ से दौड़ाने वाले लोग जो चलते थे, उनके ऊपर बैठ करके चलते थे और एक तरह से भारत को जानने की कोशिश करते थे। एक दिन उनकी बैठक हुई वहाँ मैक्स मुलर भवन में, जर्मनी का जो संस्थान था। तो उनसे पूछा, मृणाल सेन जो है, उन्होंने पूछा कि आपको भारतीय साहित्य में और वेस्ट के साहित्य में क्या अंतर नजर आता है, भारत के साहित्य में आपके बारे में आपका क्या कहना है। तो गुंथर ग्रास ने कहा कि जो ये भारत का जो साहित्य है ये बहुत सतही और आदर्शवादी है। ये ऑब्जेक्टिविटी इसमें नहीं है, और आदर्शवाद जहां भी होता है थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं लोग और फिर उस चीज को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, यथार्थ को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो ये उनका कहना था, जो उनको लगता था कि वो बड़े साहित्यकार थे उस समय और बाद में उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो उनका कहना था कि भाई ये जो भारत के लोग हैं, भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो साहित्य है, उसमें आदर्शवाद ज्यादा है, इमोशनल ज्यादा है, लोग भावुक हो जाते हैं, और वो जहाँ कठोर निर्णय लेना होता है वहां निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि उनका आदर्शवाद जो है वो आड़े आ जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात जो है वो लगती थी। अब वेस्टर्न कल्चर जो है वही, आपको वेस्टर्न कल्चर के बारे में थोड़ा सा बाद में देखेंगे। मोटे तौर पर जो है भारतीय और कल्चर्स में मोटे तौर पर जो चीजें हैं वो खास करके एक तो मोटा अंतर ये है के इलाके में जो कल्चर है वो भारतीय संस्कृति कहते हैं, और जो यूरोप में और अमेरिका और कनाडा जो वेस्ट में जो पश्चिमी गोलार्ध है जो संस्कृति है उसको वेस्टर्न कल्चर कहते हैं। हालांकि इसका जो यूनान से हुआ पश्चिमी संस्कृति का, क्योंकि वहां जो है जो संस्कृति थी उसमें और भारत में बेसिक अंतर तब भी यही था कि उनकी संस्कृति भौतिकवादी ज्यादा थी और मटीरियलिस्टिक ज्यादा थी, और हमारी संस्कृति आध्यात्मिक और आदर्शवादी ज्यादा थी। यदि आप चंद्रगुप्त चाणक्य के संवाद पढ़ें, यदि आप चंद्रगुप्त नाम का जो जयशंकर प्रसाद का नाटक है उसको पढ़ें, तो आपको ये डिफरेंस जो है बहुत क्लियरली पता चल जाएगा कि क्या भारतीय संस्कृति है, क्या यूरोपीय और पाश्चात्य संस्कृति है। इसको ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल भी कहते हैं। ओरिएंटल भारतीय संस्कृति को कहते हैं, मतलब पूरब की संस्कृति को, और ऑक्सीडेंटल का मतलब वेस्टर्न कल्चर। और धर्म का जहां तक संबंध है, हमारे यहाँ हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इतने तरह के धर्म चलते हैं जो जिंदा हैं आज भी और पूरे सहअस्तित्व के साथ चल रहे हैं। पूरे मतलब जिसमें ऐसा नहीं कि किसी को कोई हिस्सा ना हो। डोमिनेंट पॉलिटिकल कल्चर तो डेफिनेटली हिंदुओं की है, लेकिन उसके साथ बाकी संस्कृतियां भी अपना अधिकार जो है वो एंजॉय करती हैं। उसमें इस्लाम है, उसमें पारसी जो है सबसे बड़ा है। पारसी धर्म का उदाहरण सबसे अच्छा है, क्योंकि पारसी धर्म
पारसी धर्म के लोग हार्डली 1 लाख के आसपास है। सारी दुनिया में उनकी आबादी 1.5 लाख के आसपास है और 50,000 के लोग लगभग दुनिया भर में बिखरे हुए हैं और 1 लाख हिंदुस्तान में, जिसमें गुजरात के तटवर्ती इलाकों में गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली और मुंबई, इन इलाकों में ही बल्क में पारसी लोग रहते हैं। लेकिन उनका जीडीपी में जो हिस्सेदारी है वो बहुत ज़्यादा है। किसी भी अन्य समुदाय की तुलना में उनका योगदान, उनका इस देश के निर्माण में, इस राष्ट्र के निर्माण में पारसियों का योगदान सबसे ज़्यादा है, कंट्रीब्यूशन। तो पारसी लोग जो है छोटी कम्युनिटी, बहुत ही छोटी माइनॉरिटी होने के बावजूद उसका जो मतलब एक तरह से प्रभाव है बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से बुद्धिज्म है, सिखिज्म है, जैनिज्म है, ये सब अपने अपने एक तरह से डोमिनेंट रिलीजन में ही, डोमिनेंट पॉलिटिकल कल्चर में ही के साथ साथ चलते हैं। इस्लाम थोड़ा सा उसके साथ क्लैश इसलिए दिखता है क्योंकि इस्लाम जो है वो देर से आया और उसने कन्वर्ट करने का जो तरीका है उसका थोड़ा अग्रेसिव था। यदि वो भी क्रिश्चियनिटी की तरह से चुपचाप आकर के अपना धर्म का प्रचार करता तो शायद हमको पता न चलता और उसी तरह से वो भी रच बस जाते। अब क्रिश्चियनिटी भी है, लेकिन क्रिश्चियनिटी आज भी धर्म परिवर्तन करवा रही है। बहुत सारे जो चर्च हैं वो आज भी ये सब काम करवाते हैं और इस्लाम से ज़्यादा करवा रहे हैं धर्म परिवर्तन। बावजूद इसके उसका कोई एग्रेशन उसके खिलाफ देता है। तो ये इसके रीजन दिखाई पड़ता है। जबकि पश्चिम में और यहूदी वही मुख्य रूप से 2 धर्म हैं। अब जब से इस्लाम और हिंदू और दूसरे जो जातियों के धर्म के लोग हैं वो वहां पहुंचने लगे हैं, तब से उनको थोड़ा सा खतरा महसूस होने लगा है पिछले 20-25 साल में। और उसके अलावा फैमिली सिस्टम जो है वो हमारा जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली दोनों ही चलता है, लेकिन हमारे यहाँ जो पारंपरिक तौर पर वो जॉइंट फैमिली सिस्टम रहा है। अब जो नई अर्थव्यवस्था है या जो नई तरह की संस्कृति, नई टेक्नोलॉजी के आने के बाद से बन रही है, नई तरह की नौकरियां, रोजगार जो आए हैं, उनकी वजह से न्यूक्लियर फैमिली का चलन बढ़ रहा है। लेकिन आज भी फिर रह रह करके लोगों को अपना फैमिली सिस्टम याद आता है और जो लोग अकेले रहते हैं, एकल परिवारों में रहते हैं, वो भी रह रह करके फिर संयुक्त परिवार की तरफ मुड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसमें उनको बहुत फायदे नजर आते हैं। यूरोप में इसकी तुलना में अक्सर न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, वहाँ जॉइंट फैमिली का सिस्टम बहुत कम है। इसलिए वहाँ ये भी है कि बड़े बूढ़ों का उस तरह से महत्व नहीं है। मतलब अमेरिका में तो जैसे ही आपकी उम्र जो है वो 65-70 से ज़्यादा हुई, वैसे ही आपको वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है। फिर स्टेट की जिम्मेदारी हो जाती है आपका पालन पोषण करना। तो एक एकाकीपन जो है वहाँ ज़्यादा महसूस होता है और एक तरह से अमानवीय भी कुछ हद तक ओल्ड एज लोगों के साथ व्यवहार होता है। म्यूजिक कल्चर, फोक कल्चर वगैरह हमारे यहाँ काफ़ी वाइब्रेंट है, अलग अलग तरह के हैं। फोक कल्चर, फोक म्यूजिक है, क्लासिकल म्यूजिक है, सूफी है, बॉलीवुड है, अब इवन वेस्टर्न म्यूजिक भी बहुत चलता है और तमाम जो है वो अलग अलग उसके रूप हैं। हर जगह का अपना अलग म्यूजिक और नृत्य वगैरह है। तो विविधता हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। और यूरोप में भी अब जो है पॉप म्यूजिक के आने के बाद हिप हॉप, जैज वगैरह सब आ गया है। लेकिन आमतौर पर हमारा जो संगीत और नृत्य कलाएं जो हैं वो ज़्यादा जो शास्त्रीय है वो ज़्यादा मैच्योर है और जो लोक है वो ज़्यादा वाइब्रेंट है, ज़्यादा जोश उसके अंदर दिखाई पड़ता है। शादी वाला जो सिस्टम है यहाँ भी, हालांकि प्रेम विवाह बहुत हो रहे हैं आज की तारीख में, लेकिन इसके बावजूद जो है ज़्यादातर शादियां जो है वो अरेंज्ड मैरिज होती हैं और लोग उसी को प्रेफर भी करते हैं।
हम इस बात को बढ़ावा कम देते हैं कि हमारे बच्चे अपने आप विवाह करें, लेकिन आमतौर पर यूरोप में या पश्चिमी देशों में लव मैरिज ही होती है। भाषाएं जो है हमारे यहाँ बहुत विविधता है, भाषाओं में बहुत ही विविधता है, और एक भाषा जरूर संयुक्त रूप से संपर्क भाषा का काम करती है हर युग में। और लेकिन वैसे हमारे यहाँ हर प्रांत की अपनी अलग अलग विविधतापूर्ण भाषाएं हैं, और उनकी अपनी अपनी समृद्धि है, उनका अपना साहित्य है, अपनी लिपियां भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा है। और जबकि वहाँ जो है यूरोप में इंग्लिश मुख्य है, फ्रेंच भी पहले मुख्य थी, बाद में इंग्लिश हो गई, और स्पेनिश, पुर्तगीज, 3-4 ही मुख्य भाषाएं यूरोप में हैं। ऐसी विविधता हमारे यहाँ जैसे है वो उनके यहाँ नहीं है। उनके यहाँ आबादी भी नहीं है, इनफैक्ट उतनी आबादी भी नहीं है, ठंडा प्रदेश होने के कारण। हमारे यहाँ तो बहुत फर्टाइल लैंड है, और बहुत ज़्यादा जो है वो आबादी होती रहती है, बढ़ते रहते हैं लोग, मरते रहते हैं, इसलिए जो है हमारे यहाँ भाषाएं भी ज़्यादा है। कपड़े का पहनावा जो है वो हर धर्म और रीति रिवाज के हिसाब से कपड़े पहनावा जो है वो अलग अलग तरीके का है। तो वैसे ही वहाँ ज़्यादा एक जैसापन है, ड्रेस को लेकर के बहुत अंतर उसमें नहीं पड़ता है। हमारे यहाँ बहुत विविधता है, ड्रेसेस में भी बहुत विविधता है, इलाके के हिसाब से अलग है, धर्म और जातियों के हिसाब से अलग अलग किस्म की का परिधान है। हालांकि अब हम भी उन्हीं की तरह से होते जा रहे हैं, और एक जैसापन जो है सब जगह, सब कोट पैंट टाई पहनने लगे हैं। तो ये मोटे तौर पर बातें हैं, और हमने ये इस पर बात की है, और इंडियन कल्चरल ट्रेडिशंस पर भी हमने बात की है पहले। तो मोटे तौर पर ये जो है संस्कृतियों के रूप में है। फिर आगे चल करके हम इंटर कल्चरल, थोड़ा बहुत उसके बारे में हमने पहले चर्चा भी की थी, और किस तरह से टेलीविजन जो है वो आकर के एक संस्कृति का वाहक बनता है, और एक कल्चर इंडस्ट्री के रूप में टेलीविजन और फिल्म ने अपनी जगह बनाई है। इस पर हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। और लेकिन वो संस्कृति के अलग अलग और इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन है, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। और जैसे जैसे समाज एकीकरण हो रहा है, जैसे जैसे दुनिया के अलग अलग संस्कृतियां मिल रही हैं, जैसे जैसे आर्थिक रूप से हमारे एक्सचेंजेस बढ़ रहे हैं हमारे एक दूसरे के ऊपर, तो वैसे वैसे संस्कृतियों का भी समागम हो रहा है, और कम्युनिकेशन भी बढ़ रहा है। कम्युनिकेशन के भी रास्ते बहुत खुल रहे हैं, और संस्कृतियां भी आपस में मिल रही हैं। काफी परिवर्तन आ रहा है, और इसकी वजह से हमारा पूरा का जो तंत्र है वो भी बदल रहा है। तो आप देखेंगे जैसे हमारे समय में कि कैसे के आने से हम अपने आप, अपने मीडिया को, अपने आप को, अपने साहित्य को बदला है, काफी चेंज उसमें। तो अगली बार बातचीत करेंगे। तो अब हम 10-15 मिनट, आपके मन में कोई सवाल? सर, एक अपने यहाँ कहावत है, तो प्राचीन काल से, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये सर क्या आदर्शवाद का एक उदाहरण कह सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, आदर्शवाद तो है ही है। वो लोग, अमेरिकी लोग उसको नहीं मानेंगे। अमेरिकी लोग फट से जैसे मौका देखेंगे तो वो बदल जाएंगे। अमेरिकी लोग जो है बहुत ही चालाक प्रजाति है। आप देखिए इस तरह से उन्होंने यूक्रेन को आगे करके खुद पीछे हो गए। अब उसमें कोई जो है वो उसकी मदद के लिए अपनी फौज नहीं भेज रहा। मदद कह रहे हैं हम तुमको देंगे पीछे से, लेकिन कोई भी अपनी फौज खुद नहीं आ रहा। एक बार उसको थोड़ा आगे कर दिया और उसके बाद पीछे से हट गए।
तो ये है ना, ये प्रवृत्ति है उनकी, तो वैसे ही वो कर रहे हैं। वहाँ ऐसा कुछ आदर्शवाद जैसा नहीं, उनका स्वार्थ निकलना चाहिए और उस स्वार्थ के चलते वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे व्यापारी होते हैं आमतौर पर, व्यापारी लोग अक्सर जो है अपना काम निकल गया तो किसी को भी, गधे को भी पाप करने में संकोच नहीं करते हैं। तो ये जो रिजिडिटी है ना, ये इसके नुकसान भी हैं, इसके फायदे भी हैं। बहुत नुकसान भी हमारे लोगों को उठाने पड़े, देश को उठाने पड़े, और उसके फायदे भी हैं, आदर्शवाद भी है इसमें। सर मुझे मतलब ऐसे ही पूछी कि जैसे वेस्टर्नाइजेशन हम लोगों के बहुत कल्चर को इफेक्ट कर रहा है इस टाइम, बिल्कुल। तो क्या सर इट इज गुड, और ऑन अदर साइड वी आर लूजिंग द बेस ऑफ आवर कल्चर, क्योंकि सर एक तरीके से वेस्टर्नाइजेशन आया है और हम लोग खुद मॉडर्न ही काफी हो गए, तो मॉडर्नाइजेशन हम लोग लाए, तो व्हाट इज दिस? बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब ये 1995 के आसपास सैटेलाइट टीवी भारत में आया, तो बहुत एक तरह से ऐसा हम लोग कहते थे, चारों तरफ आर्टिकल छपते थे कि अब सांस्कृतिक हमला हमारे ऊपर होगा, और एक नया संकट जो है हमारे देश को आप मुझे मार की तरफ से बुला रहे हैं। तो ये कहा जाता था, और बड़े बड़े आर्टिकल वगैरह इस बारे में छपा करते थे। तो खतरा निश्चित रूप से बहुत ज्यादा है, हमारी संस्कृति को खतरा है, सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नए समाज में हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हमारे पास समस्या ये है कि जब तक हम जानेंगे नहीं उनको, तो कैसे अपने आप को स्थापित करेंगे। मतलब अब ये है कि कैसे हमारी हमले को झेलते हुए अपने अपने जो सत्व है, अपने अंदर का जो उसका जो मूल प्राण है, उसको बचाए रखें, और वो फिर धीरे धीरे आगे आए। मतलब हम आमतौर पर ये मानते हैं कि भारतीय संस्कृति कष्ट नहीं होगी, चाहे कुछ भी होता है। हम ये मानते हैं हमारे पास सस्टेनेबल जो है बहुत ज्यादा है, सर्वाइव करने की जो क्षमता है भारतीय संस्कृति की, वो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। तो परिवर्तन तो आते रहते हैं, अच्छी बात है, और उसमें जैसे जैसे परिवर्तन आएंगे वैसे वैसे हमारी संस्कृति में परिवर्तन आएगा, लेकिन हमको मूलतः जो है वो नहीं, उसको उनको कोई बदल नहीं सकता है। पर यह है कि यदि हम अपनी चीजों को याद रखें, हमको मालूम रहे कि हम जो हमारी जो संस्कृति है या हमारे अंदर जो चीज है वो क्या है और क्यों है, उसके जो साइंटिफिक रीजन्स हैं उनका हमको मालूम रहेगा, तो हम बच्चों को भी, हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो आएंगी उनको भी ये चीज समझा पाएंगे। अब जो चीजें हम लोग करते हैं, जो हमारे पूर्वज फॉलो करते रहे हैं, तो इसलिए हमने बहुत तेजी के साथ उनको छोड़ा, क्योंकि हमें साइंटिफिकली नहीं समझाया गया था, रीजन्स के साथ समझाया नहीं गया था कि हम उनको क्यों अपनाएं। अब जनेऊ का प्रयोग हम करते थे, तो हमको ये नहीं मालूम भाई जनेऊ क्यों पहनते हैं, इसलिए हमने एक झटका लगा तो हमने छोड़ दिया जनेऊ। ऐसे ही हम जो है वो तिलक लगाने का है मामला, हमको नहीं मालूम कि तिलक क्यों लगाया जाता है, हमको नहीं मालूम कि ये रक्षाबंधन का जो धागा है वो क्यों बांधा जाता है। तो जैसे ही वो यदि हमको लॉजिक मिलता, लॉजिकली हमको बातें समझाई गई होती, तो शायद नहीं छोड़ते। तो इसलिए यह है कि हम जानें कि हमारी संस्कृति क्या है, और उस संस्कृति का क्या लॉजिकल रीजन क्या है, क्या आर्गुमेंट है उसके पीछे, यदि हमको मालूम हो तो निश्चित रूप से हम नेक्स्ट जनरेशन को बातें बता पाएंगे, और इसको जो है फिर वो नए जनरेशन भी कल्चर को अपनाएंगे भी लोग, तो भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देवदत्त जी, देवदत्त पटनायक, आपने उनका सुना होगा। तो देवदत्त पटनायक जो है बहुत लॉजिकली जो है साइंटिफिक तरीके से आधुनिक लॉजिक के साथ वो समझाते हैं। वेदों, उपनिषदों, पुराणों देवलोक
एपिक जो चैनल है उसको देखा होगा, उनका रोज आता है, क्वेश्चन आंसर भी करते हैं। तो वो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। बच्चे जो है बहुत जो नई जनरेशन के जो यूथ हैं वो उनको बहुत ध्यान से सुनते हैं। वही बात जो है, यदि कोई पुराना हमारा संत ट्रेडिशनल बातें सुनाता, जैसे सुनाता है वैसे ही सुनाएगा, तो कोई बच्चे, कोई यूथ जो है उसकी बात को नहीं सुनेंगे। तो इसलिए जो है ऐसे मतलब जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ, लॉजिक्स के साथ बातें बता थी, महिलाओं को जो है वो शिक्षा नहीं दी जाती थी, और जो अवर्ण लोग थे, शूद्र लोग थे, उनको जो है शिक्षा से दूर रखा जाता था। हम लोग कूप मंडूक थे, और तरह तरह की जो रूढ़ियां हैं, रूढ़िवादिता है, उससे घिरे हुए थे, ये कहा जाता है। और अब ये तो सिर्फ 200 साल पहले की बात है, और 200 साल में ही हमारे अंदर ऐसी बातें भर दी अंग्रेजों ने कि हमको अपने ही गणों से घृणा होने लगी। ये नहीं सोचा किसी ने कैसे बचे आ रहे थे लोग, ये नहीं सोचा। अब जबकि एक आदमी की मेहनत से, वो धर्मपाल जी, उनकी मेहनत से उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि नहीं, अंग्रेजों के आने से पहले भारत की शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों से कहीं ज्यादा मजबूत थी, और कहीं ज्यादा जो है बढ़िया शिक्षा व्यवस्था थी। अब सोचिए, उन्होंने जो है, एक किताब है द ब्यूटीफुल ट्री, आप लोग गूगल कीजिए तो किताब पूरी की पूरी अवेलेबल है इसमें, गूगल में कहीं ना कहीं मिल जाएगी खोजने पर आपको। किताब भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। द ब्यूटीफुल ट्री जो है वो धर्मपाल जी की लिखी हुई किताब है। धर्मपाल जी ने काफी काम किया अंग्रेजों से के आने से पहले। भारत में विज्ञान को लेकर के भी उन्होंने किताबें लिखी, 3-4 खंड लिखे, और ये फिर अलग से, ये गांधी जी के आग्रह पर उन्होंने विशेष रूप से रिसर्च की, क्योंकि गांधी जी जब 1931 में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन गए, तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस के बाद जो है, बाहर निकलने के बाद, एक शरारती टाइप, मतलब बुद्धिजीवी पत्रकार ने उनसे कहा कि भाई, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन आपके यहाँ शिक्षा क्या थी? आपके यहाँ तो शिक्षा कुछ थी नहीं, आप कैसे जो है वो चलाओगे, आजाद हो जाओगे तो देश कैसे चलाओगे? तो गांधी जी ने तैश में आकर के बोल दिया कि हमारे पास जैसी भी शिक्षा थी आपसे बेहतर थी। तो ये उन्होंने तैश में आकर के बोल दिया। और फिर गांधी जी की गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद, बाहर निकलने के बाद 3-4 दिन गांधी जी वहां रहे, और उनके 2 लेक्चर हुए शहर में।
अलग अलग मतलब सिटीजन्स फोरम में उनके 2 लेक्चर हुए, और उस चालाक पत्रकार ने वहां भी जो है वो लोगों को, 1-2 लोग को भड़का करके गांधी जी से पूछवाया कि भाई आप ये बताइए कि आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, अंग्रेजों के खिलाफ बोलते हो, आपके पास शिक्षा उक्षा तो कुछ है ही नहीं, आप तो खाली जंगली लोग हैं, आपके यहाँ क्या है? कुछ नहीं। जो इस तरह की बातें उन्होंने बार बार गांधी जी को कही। और फिर गांधी जी ने कुछ बोल नहीं पाए, उनके पास प्रमाण नहीं थे उस समय। उस समय उनके पास कोई सबूत इसका नहीं था कि भारत की शिक्षा व्यवस्था क्या थी अंग्रेजों के आने से पहले। तो 1942 में जो है, जो उनके साथ भारत छोड़ो में शामिल हुए थे, धर्मपाल जी एक युवा स्टूडेंट थे उस समय, और फिर उसके बाद 1947 में जब आजाद हो गया तो फिर गांधी जी के पास वो गए। तो उन्होंने कहा कि बापू ये बताओ कि अब हमारे जैसे युवाओं के लिए क्या संदेश है, हम क्या करें? हम राजनीति में तो जाना नहीं चाहते हैं, हम तो काम करना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए कोई काम बताइए आप। अच्छा, तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा है कि मैं 1931 में जब गया था तब वहां मेरे से ऐसा ऐसा सवाल पूछा था, और मैं वहां पर कोई प्रमाण उनको नहीं दे पाया था। तो तुम ऐसा करो कि प्रमाण जुटाओ और आजादी से पहले के भारत के बारे में अध्ययन करो। तो ये धर्मपाल जी साइंटिस्ट थे, इंजीनियर थे, और जगह जगह घूम घाम करके वो अकेले इस रिसर्च में लग गए कि अंग्रेजों से पहले क्या भारत था। और उन्होंने तमाम जितने भी उस समय के आर्काइव्स थे, लाइब्रेरीज थी, सब में जा करके अध्ययन किया, और तब वो इस नतीजे पर, अध्ययन के बाद तमाम अंग्रेजों की ही बनाई हुई रिपोर्ट्स के आधार पर उन्हें वो इस नतीजे पर पहुंचे कि 1820 से पहले भारत में शिक्षा की व्यवस्था क्या थी। तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि उस समय 6 लाख स्कूल भारत में थे, और हमारे देश में आज भी जो है लगभग 7 लाख के आसपास गांव हैं। 6,72,000 गांव हैं हमारे देश में, जो है 6,72,000 गांव हैं, और उसमें से 6 लाख गांव में स्कूल थे, प्राइमरी स्कूल। आप सोचिए, चाहे गुरुकुल कह लीजिए, चाहे मदरसे कह लीजिए, या कुछ भी कह लीजिए उनको, लेकिन 6 लाख गांव में स्कूल थे जहां बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, और 4,000 के करीब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बहुत सारी थी। 40-45 तो यूनिवर्सिटीज थी उस जमाने में। इंजीनियरिंग के लिए अलग से व्यवस्था थी, महिलाओं और दलितों के लिए अलग से व्यवस्था थी, मतलब महिलाओं को तरजीह दी जाती थी। ये उन्होंने सिद्ध किया है कि महिलाओं को पढ़ाई लिखाई में ज्यादा तरजीह दी जा रही है, दलितों को और जो कमजोर तबके हैं समाज के उनको ज्यादा तरजीह दी जा रही है पढ़ाई में, जबकि हमको ये कहा गया कि इनको पढ़ाई लिखाई से दूर रखा गया था। तो अब आप सोचिए कि 1800 पहले की ही स्थिति जब इतनी उजली थी, तो उससे पहले 1000 साल से पहले तो और ज्यादा अच्छी रही हो। तो कितना मतलब समझ लो कि शंकराचार्य का उदाहरण दे दीजिए आप। 8वीं शताब्दी में एक आदमी, 31 साल का लड़का, केरल के गांव से उठ करके पूरे देश का भ्रमण करता है, और बद्रीनाथ, पुरी और उधर जो है द्वारिका और रामेश्वरम में 4 मठों की स्थापना करता है, और देश को एक जोड़ने की कोशिश करता है। कितनी बड़ी मतलब संकल्प शक्ति है, और क्या उसके अंदर विजन रहा होगा, क्या मतलब सोच रही होगी उस आदमी की। ये सोचिए कि कितना मतलब वो था। तो इसका मतलब है कि हम कहीं न कहीं पहुंचे हुए थे उस समय भी। बीच में धीरे धीरे कम होते गए, और अंग्रेजों ने एकदम ही उसको तहस नहस कर दिया। अंग्रेजों ने बहुत चालाकी से किया, मुस्लिमों ने एग्रेसिवनेस के साथ किया। उन्होंने नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों को जला करके खत्म किया, जो सामने दिखाई देता है। मतलब जलाया तो सही, लेकिन भारतीयों के मन में उसके प्रति आदर तो नहीं खत्म हुआ। जलाया, गुस्सा आया होगा लोगों में, जला दिया, देखो हमारी इतनी अच्छी चीज थी। तो भाव तो बरकरार रहा, बल्कि भाव और प्रगाढ़ हो गया होगा, अपनी शिक्षा के प्रति आस्था और मजबूत हो गई होगी। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि बहुत चालाकी के साथ अपने ही अंदर जो है, हमारे ही भीतर जो है, उस हमारे साहित्य के बारे में, हमारे नीति शास्त्र के बारे में,
हमारे अंदर जो है हीन भावना भर दी, ये बेकार है, क्या है, कुछ है ही नहीं, फालतू में कूड़ा करकट है। हम खुद ही कहने लगे ये तो कूड़ा है। तो अंग्रेजों ने हमारे दिमाग को जीता, हमारे हमारे सांस्कृतिक रूप से हमको पराधीन बनाने की कोशिश की। तो ये अंतर जो है वो अंग्रेज जो है एक तरह से ज्यादा बड़े दुश्मन दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने हमें मानसिक तौर पर गुलाम बनाया और आज भी वो चल रहा है। तो ये मोटे तौर पर ये बातें हैं। और दुनिया कुछ होगा, अनुवादक सर बता दीजिए। आवाज नहीं आ रही सर। अब दुनिया गोल नहीं। मैं सर आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज थोड़ा कम आ रही है, बोलिए बोलिए। आवाज है? हाँ हाँ सर कह रहे वो अब दुनिया गोल नहीं, क्या अनुवाद सर किसने किया था सर? मैं अभी आप देखता हूँ, देख के लाता हूँ। सर थॉमस फ्रेडमैन। नहीं वो तो अंग्रेजी हिंदी में किसने किया था? अच्छा, अनुवाद, ओके। हाँ, वो मेल आईडी भेजना, सब रिकॉर्ड हो रहा है। ये है किताब। जी सर। ये अब दुनिया गोल नहीं, ये है टॉमस अल फ्रीडमैन की किताब है जी। और पेंगुइन से छपी है किताब जी। अनुवाद तो खैर पता नहीं किसने किया है, अनुवादक का नाम ही नहीं दिया इन्होंने। सर टॉमस अल्फ्राइड नाम है सर? हाँ, टॉमस एल फ्राइडमैन। एल फ्राइडमैन। हाँ, फ्राइड। जी सर। तो ये बड़ी मशहूर किताब है। जी सर। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का भी सर हिंदी में अनुवाद हुआ है क्या? ना, उसका अनुवाद नहीं हुआ है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस जो है वो छोटी सी पुस्तिका है, आप देखेंगे ऐसे तो आपको वैसे ही इंटरनेट पर खोजने पर मिल जाएगा। जी। तो ये है सैमुअल हंटिंगटन। सर ये कल्चरल जो हम लोग का सब्जेक्ट है सर, इस पर कोई हिंदी की किताब उपलब्ध होगी क्या? इंग्लिश में तो बहुत सारी दिखी सर। ना, वैसे कुछ नहीं है, आपको समझना है अंग्रेजी में तो एक कल्चरल स्टडीज करके किताब है, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? बहुत समझने के हिसाब से कल्चरल स्टडीज नाम की किताब है। ये तो उल्टा दिखाई दे रहा होगा आपको। नहीं सर, सीधा दिखाई दे रहा है। हाँ, कल्चरल स्टडीज। जी सर। राइटर कौन है? ये ग्राफिक बुक है, ये आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। उसमें जियाउद्दीन सरदार एंड बोरिंग वैन लून इनकी लिखी हुई है। ये सस्ती है, मतलब ये बिल्कुल 250 रुपए की मैंने कहीं मंगवाई थी कभी। सर पब्लिशर कौन है सर? पब्लिशर ये तो अपना जो है ये अलग अलग इंटरनेशनल पब्लिशर है। सर राइटर के नाम बता दीजिए। इंट्रोड्यूसिंग books.com करके वेबसाइट है कोई, उन्होंने किया है। जी सर कवर पेज दिखा दीजिए, गूगल पे देख लेंगे। हाँ, दिख रहा है? जी सर। जी थोड़ा सा ये सब लाइट आ रही है, लाइट। जी सर। ठीक है सर, समझ गए। हाँ, ये कल्चरल स्टडीज जो है ये एक ये है और एक मीडिया स्टडीज भी है। जी। अंडरस्टैंडिंग इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल स्टडीज और इंट्रोड्यूसिंग मीडिया स्टडीज, ये ग्राफिक बुक है, तो चित्रों के साथ समझा रखा है, पूरा चित्र ही चित्र है उसमें, और बहुत सिंपल तरीके से जैसे बच्चों को समझाया जाता है उस तरह से इसमें समझाया गया है। तो काफी अच्छा मामला है समझने के लिए चीजों को। जी। ये इस तरह से ग्राफिक बुक है, ग्राफिक बुक। जी सर। चित्रों के जरिए इन्होंने समझा रखा है। जी सर। तो ये कहीं आपको ये फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी आराम से आपको।